Hello students of standard 10 with one more videos of national income in front of you. Dear students, in last video in details I have explained about national income and one method, expenditure method to find out national income. I have also told you about three methods to determine national income, right? So one of the method is explained, and today with one more method, that is by income methods, right? So what just happened in income method? Whatever the different incomes generating by the residents of India, resident of a country, is just added, right? And apart from this, in the income generated by residents of India, just added to the net factor income, right? NFIA. When it is added to the incomes, we just find out the national income by income method. तो डियर स्टूडेंट्स, इनकम मेथड में इसके माध्यम से हम नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसको पहले हम इसका डेफिनेशंस देखें. इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ country for rendering their productive services are added up to obtain national income. नेशनल इनकम करने के लिए, नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, जो किसी कंट्री के जितने रेसिडेंट्स होते हैं, उस रेसिडेंट्स जो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, और उस एक्टिविटीज के करने से जो इनकम जनरेट होता है, उस सारे इनकम को जब हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या निकल जाता है? नेशनल इनकम निकल जाता है. ठीक है, फिर से समझिए. इन इनकम मेथड व्हाट जस्ट हैपेंड, द इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज. मतलब ऐसा काम जिसके काम करने से कोई इनकम जनरेट हो रहा हो, ठीक है, जिससे क्या फ्यूचर में उसे इनकम जनरेट होगा. जैसे मान के चले फ्यूचर में अभी पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो पैसा अगर बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया तो उससे फ्यूचर में उससे बेनिफिट प्रॉफिट होगा. तो या तो अभी तुरंत उससे इनकम, उससे कुछ प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है, या फ्यूचर में उस प्रोडक्टिव वर्क से कुछ बेनिफिट हो रहा है. तो ऐसे सारे वर्क करने से जो इनकम आता है, उस इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? नेशनल इनकम निकल जाता है, उससे हमारा इनकम निकल जाता है. ठीक है, तो अब हम लोग देखें पहले कि एक कंट्री में किस किस सोर्सेस से इनकम आता है. व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, राइट? व्हेनेवर ऑल दीज सोर्सेस आर एडेड, देन वी विल जस्ट गेट total income, right? So here income NDP at FC. अब कहोगे ये NDP at FC क्या हुआ? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब कहोगे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट दो टर्म है, अभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट. आप देखते हो कि कोई सामान आपके पास है, मान के चलिए आपके पास आज एक बाइक है, ठीक है, आज आपने खरीदा, उसकी जो वैल्यू हुई और एक साल के बाद उसकी कॉस्ट जो होगी, दोनों में डिफरेंस होगा. तो मार्केट प्राइस जो है, मान के चलो 5 लाख रुपीज आपके कार की कीमत है, लेकिन अगले साल क्या होगा? उसकी कीमत कुछ डिक्रीज कर जाएगी, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन होगा, उसकी वैल्यू कुछ पुराना हुआ, तो पुराने होने के कारण उसकी मशीनरीज आदि की क्या हो जाएगी? डिकेइंग आएगी, जिसके कारण से उसकी कॉस्ट में भी कमी आएगी. तो ये डेप्रिसिएशन जब हम माइनस कर लेते हैं मार्केट प्राइस में से, मार्केट कॉस्ट में से, जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनकम
एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मान के चलिए आज मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी है, तो मार्केट प्राइस तो उसकी 5 लाख की है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो 1 साल के बाद उसकी कीमत डेप्रिसिएशन जो उसका होगा वो उसमें से माइनस होगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर आप जाओगे तो फिर डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ठीक है। इसलिए आप जानते हो कि आपका कोई सामान जब बैंक में या कहीं जब इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस की जो क्लेम आप देते हो तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन काट करके ही उतना का इंश्योरेंस करेगा। आज नई गाड़ी आपका है, आप 5 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया, लेकिन उसी गाड़ी का बैंक जो है अगले साल आपको हो सकता है 10% या 15% डेप्रिसिएट करके उस गाड़ी का वैल्यू आपको देगा। कहेगा ये आप मान लीजिए 5 लाख का पिछले साल में था, आज के डेट में इसका 10% डेप्रिसिएशन हो गया और आप इसका कितना हो जाएगा 4.5 लाख आ जाएगा। उसके अगले साल और 10% आपका डेप्रिसिएट हो जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन माने उसकी वैल्यू डिकेइंग होना, उसका लोअरिंग होना, वैल्यू लोअर्ड होना, राइट। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट क्या हो गया, उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो, और जो मतलब ओल्ड होने के कारण जो उसकी वैल्यू डिके की हो जाता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन करते हैं, और डेप्रिसिएशन करने के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो आपका क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, राइट। तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इनकम जो है एनडीपी एट एफसी, अब इसको हम लोग किस किस सोर्सेज से हमारा इनकम आता है। पहला हमारा है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट पीपल्स जो वर्क करते हैं डिफरेंट कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जो अलग अलग प्लेसेस पे जो नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद उनको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। तो वो क्या हो गया, एम्प्लॉयज का सारे का इनकम हुआ। अब जो इनकम वो किस किस फॉर्म में उनको मतलब एम्प्लॉयज को सैलरीज किन किस फॉर्म में दिया जाता है। आप देखोगे कि जो एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है, कंपनसेशन दी जाती है, उसका 3 फॉर्म है। कहता है वेजेज, सैलरी इन कैश। प्रत्येक महीने के एंड में जो उनको कैश मिलता है, देखते हो आपको, आप पूछते हो कि आपकी कितनी सैलरी है तो आपको बताया जाता है कि काट कूट के हमें 50,000 मिलता है। मीन्स ये काट कूट के या काट कूट के देने का मतलब क्या है, आपकी जितनी सैलरी होती है उसमें से कुछ पोर्शंस जो है वो आपके जैसे प्रोविडेंट पीएफ के रूप में काट लिया जाता है, ठीक है, आपके हेल्थ सर्विसेज के लिए रखा जाता है, जो कि आपको फिर से क्या, या कुछ ऐसे पोर्शंस उसका जो है आपको रख लिया जाता है जिसको कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको दी जाती है। तो वो क्या मतलब, तो ये भी, लेकिन वो तो आपके सैलरी का ही पोर्शन है ना, भले ही वो पैसा आपको बाद में मिल रहा है लेकिन वो आपको मिलेगा तो वो इनकम में ही आएगा ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग लेके चले, पहला जो पोर्शन है वेजेज सैलरी इन कैश, जो कैश हैंड में, कैश इन हैंड मिलता है एम्प्लॉय का, वो सैलरी। सेकंड, वेजेज इन सैलरी इन काइंड। दूसरा क्या होता है, आप कंपनी में, इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपके रहने के लिए बंगला, गाड़ी, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। इसमें आपको डायरेक्टली कैश तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें के बदले क्या है, आपको मतलब आइटम, लग्जरियस आइटम दिया जाता है जिससे आपका लाइफ स्टाइल क्या हो, अपलिफ्ट हो। तो वो भी आपके, उसका भी एक कॉस्ट जनरेट होता है, और जिस लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके क्या होते हैं, हाउसेस या गाड़ी उनको प्रोवाइड की जाती है। आप देखते हो कि डीएम की जो कोठी होती है, जज का जो कोठी होता है, उसके कंपेयर में जो 4th ग्रेड में काम करने वाले जो होते हैं उनके 1-2 रूम के छोटे से फ्लैट मिलते हैं। तो किसी को फ्लैट मिल रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को मतलब कोठी मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, और किसी को रहने के लिए बस क्या है, फैक्ट्री में ही सोने का जगह मिल जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि वर्किंग लेवल किस लेवल का एम्प्लॉय है, उस लेवल के अकॉर्डिंगली उनको वेजेज इन सैलरी इन काइंड के फॉर्म में उनको मिल जाए। तो डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड थर्ड वन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो आपके टोटल सैलरीज में से जैसे आपको टीए और डीए आपको दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपकी सैलरी में ऐड हो जाती है, डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता आपकी सैलरी में ऐड हो जाती है, एचआरए हाउस रेंट
अलाउंसेस। ये हाउस रेंट अलाउंसेस जो होता है, अगर आपको कंपनी रहने के लिए बंगला दे देती है, घर दे देती है, तो आपके हाउस रेंट अलाउंसेस आपकी सैलरी में से कट जाएगी और उस कंडीशन में वेजेज इन सैलरी इन काइंड वो कहलाएगा। लेकिन अगर कंपनी जब तक या ऑर्गेनाइजेशन जब तक आपको रहने के लिए घर नहीं देती है, तो उस कंडीशन में आपको HRA प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल आपकी सैलरी का एक पोर्शन जो है, जिसको कि आप PF के रूप में, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, आप लोग सुनते होंगे कि मेरी वहाँ पे PF कटती है। तो PF क्या होता है, आपके फ्यूचर के लिए फंड कट जाता है, प्रोविडेंट फॉर्म कहते हैं उसको, प्रोविडेंट फॉर्म फंड कहते हैं, प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जो कि आपको जितनी आपकी कटती है उतना ही सैलरी के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली करती है, और उतनी पैसा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जमा करती है कि, और वही तो बहुत बड़ा क्वांटिटी बन करके आपको रिटायरमेंट के बाद एक हैवी क्वांटिटी मिलती है। तो पहला हो गया मतलब इनकम में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मीन्स एम्प्लॉय को डिफरेंट फॉर्म में जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो टोटल इनकम। सेकेंड जो है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी क्या हो गया, अब जैसे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जो रेंट पे बहुत सारा, बहुत गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ज़मीन है, तो वो ज़मींदार आदि को दे देते, ज़मींदार के पास ज़मीन होता है, और ज़मींदार क्या करते हैं, उस ज़मीन के बदले में टैक्सेस पे करते हैं ना गवर्नमेंट को। तो वो क्या हो गया, वो टैक्स जो पे करते हैं वो क्या है एक्चुअली, जिसको कि उसको आप जिसको लगान कहते हो, ठीक है, मालगुजारी कहते हो, वो क्या है, वो गवर्नमेंट को इनकम के रूप में आता है। जितने भी लैंड होंगे आप देखते हो एनुअली, आपको प्रत्येक साल आप क्या करते हो, ब्लॉक में जा करके CO के पास आप क्या करते हो, पैसे जमा करवाते हो ना जमीन का, तो वो क्या हो गया, आपको रेंट हो गया। इसके अलावा रॉयल्टी भी हो गया, किसी पेटेंट आदि का जो हम यूज करते हैं, किसी का नाम यूज करते हैं, जैसे कोई सिंगर है, कोई ऑथर्स है, कोई एक्टर है, तो उसके बनाए गए मूवी हो गया, उसका पोएम हो गया या पेंटिंग हो गया, इस सारे को अगर यूज किया जाता है, सेल किया करती है कंपनी, तो क्या करती है, उस मतलब उस पर्सन को उसके बदले में रॉयल्टी पे करती है। तो रॉयल्टी से आने वाला इनकम और रेंट से आने वाला भी इनकम आपको इसमें हम ऐड करते हैं। तो सेकेंड इनकम जनरेटेड फ्रॉम द रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड वन इंटरेस्ट। अब बैंक जो है, गवर्नमेंट जो है वो बैंक के माध्यम से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को क्या करती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो सभी को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो लोन जो प्रोवाइड करती है, तो लोन प्रोवाइड करती है, उसके बदले में गवर्नमेंट को या बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो सारे इंटरेस्ट को भी जोड़ लेंगे। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये इंटरेस्ट जो होना चाहिए किससे, अब सोशल सिक्योरिटी ऐसे जगह पर पैसा दिया गया हो जिससे कि कोई प्रोडक्टिव वर्क होता हो, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि जिसको कि सब्सिडी के लिए, अब एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे जगह पर दे दिया गया जो कि सब्सिडी के लिए, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जो मतलब लोन दिया जाता है, उससे तो इनका इंटरेस्ट आते ही नहीं है। आप देखते हो कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बैंक तो लोन दे रही है, लेकिन वो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अर्न करना नहीं, बल्कि लोगों का लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है। तो उस कंडीशन में उस इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ओनली गेन फ्रॉम वेयर देयर इज प्रोडक्टिव वर्क जस्ट हैपेंड, राइट। तीसरा इनकम क्या हो गया, इनकम जनरेटिंग फ्रॉम द इंटरेस्ट। फोर्थ जो है वो प्रॉफिट। प्रत्येक साल कंट्री डिफरेंट लार्ज स्केल में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो इन्वेस्ट जो करती है, तो इन्वेस्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ से इनकम जनरेट करना, वहाँ से। तो जब कोई इन्वेस्ट की जाती है डिफरेंट बिजनेसेस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे जो बेनिफिट होती है, उस बेनिफिट को हम प्रॉफिट के रूप में कहते हैं। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने मतलब अंबानी को 5,000 करोड़ लोन दिया उसने, और अंबानी ने क्या किया, 3-4 बड़े फार्म हाउस खोल लिए। तो उससे आप मान लो गवर्नमेंट को क्या रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करती है, गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स देती है। गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी लगाती है कि इस कंपनी में हमारा 50% 40% 30% हमारी क्या है, हिस्सेदारी है।
ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसे जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके चलाती है। उसमें एक आदमी केवल गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उसके पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर्स आदि के जो इनकम्स हो गए, तो उसमें गवर्नमेंट का जो इनकम्स हुआ तो वो क्या हो गया, उसकी प्रॉफिट हुई। उतना ही नहीं, गवर्नमेंट की सेकंड जो होती है डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, हिस्सेदारी, पार्टनरशिप, किसी कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है। अब जैसे देखो LIC या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें गवर्नमेंट का 51% हिस्सेदारी है। तो गवर्नमेंट का 51% हिस्सेदारी है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जितनी भी बेनिफिट होगी उस बेनिफिट का 51% बेनिफिट किसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा। 49% में और जो जो पार्टनर्स होंगे उनके पास प्रॉफिट। साल के अंत में, एक साल के अंत में जब प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है तो जो पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स का जितना डिविडेंड उनका हिस्सा होता है उसके हिसाब से उसकी प्रॉफिट उसको दी जाती है। तो ऐसे जितने भी कंपनीज हैं, इस कंपनीज से जो कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, डिविडेंड आ गया, और तीसरा जो है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को समझे क्या है, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, रिटेन्ड अर्निंग इज द अमाउंट ऑफ नेट इनकम लेफ्ट ओवर द बिजनेस आफ्टर इट हैज पेड आउट डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कोई कंपनी चलाई और कोई बिजनेस स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, उसमें इतने पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। उस कंडीशन में उसने ओपनली कर दिया कि आप जो लोग इसमें मतलब इसकी शेयर्स खरीद लो, ठीक है। तो क्या हो सकता है बहुत सारे विदेशी लोग भी उसमें शेयर्स ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे विदेशी लोग या इंडिया के भी पीपल्स या अपने कंट्रीज के भी लोग ले सकते हैं। तो सारे शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट के पोर्शंस देने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को या कंट्रीज को जो पोर्शन प्रॉफिट के रूप में रिटेन रह जाता है, बच जाता है, उसी को हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। क्लियर है, राइट। तो द प्रॉफिट किस किस फॉर्म में आती है, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, डिविडेंड के फॉर्म में, रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में। अब इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट निकल जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि रेंट एंड रॉयल्टी, इनकम गेन फ्रॉम रेंट एंड रॉयल्टी, इनकम गेन फ्रॉम द इंटरेस्ट एंड इनकम गेन फ्रॉम द प्रॉफिट, ये तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं, तीनों को जब ऐड करते हैं तो इस तीनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, राइट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, राइट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, कंबाइंडली ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। ये आपको एरो के थ्रू बताया गया है कि रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा, राइट। अब हमारे पास चार पार्ट्स, इनकम के लिए चार पोर्शन हो गया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और जो लास्ट पोर्शन है वो क्या है, मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम में कहोगे कौन आएगा, तो अभी तक तो हमने ये सारा दिया कि सर नौकरी जो करने वाले एम्प्लॉय हैं वो आ गए, रेंट एंड रॉयल्टीज आ गए, ठीक है, इंटरेस्ट वाले आ गए, प्रॉफिट आ गए। अब इसके बाद इंडिविजुअल पर्सन जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, ठेला चलाने का काम करते हैं, ठेला लगाने का काम करते हैं, हॉकर्स का काम करते हैं, घर में अगरबत्ती उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, ये सब चलाते हैं। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे पर्सनस का जो सेल्फ बिजनेस है उससे जो इनकम भी आते हैं, वो सारे इनकम को भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मिक्स्ड इनकम में स्मॉल बिजनेस जो इंडिविजुअल्स के द्वारा रन होता है वो सारे इनकम्स को अगर हम जोड़ते हैं तो ये, अब ये देखते हैं कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, इन सारे को जब हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद हमारी कंट्री का इनकम निकल जाता है, जिस इनकम को NDP at FC कहते हैं। मीन्स ऑल इनकम्स ऑफ ऑल residents within the boundary of the countries। पिछले वाले का याद करो, एक्सपेंडिचर, व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग देयर, खर्चा को हम ऐड करते थे डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स
में इन्वॉल्व जो पीपल्स हैं, उस पीपल से जो इनकम जनरेट हो रहा है, उस इनकम को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे ऐड करने के बाद हमारा क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज कॉल्ड इनकम। नाउ जस्ट कंसंट्रेट हियर, वी आर टॉकिंग हियर ओनली अबाउट इनकम, नॉट अबाउट द नेशनल इनकम। तो अब हम जो है ये एनडीपीएफसी से नेशनल इनकम को कैसे गेन करेंगे, तो यहां पर बहुत आसान है कि एनडीपीएफसी नेशनल इनकम को किसको बोलते हैं, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर एट फैक्टर कॉस्ट। अभी इसमें हमने क्या किया है कि वो इनकम जो हमें विदेश से मिल रहा है और वो जो एक्सपोर्ट हमने किया, जो पैसे हमने इनकम उनको दूसरे कंट्री को भेजा, वो ऐड नहीं किया है। तो ये सारे इनकम में विदेश से जो फायदा हो रहा है पैसा, उस पैसे को जब हम ऐड कर दें तो विदेश से जो पैसा हमारे आ रहे हैं, या इंडिया के पीपल्स अमेरिका में जा कर के जो काम कर रहे हैं और उनको जो इनकम हुआ, उस इनकम को हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो वो इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो वही हमारा नेट एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी मिल जाएगा। मतलब एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से फायदा होने वाले पैसे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो विदेश से इसका मतलब हमारा पैसा आ रहा है, तब एनडीपीएफसी में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और हमारा एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल इनकम हमें मिल जाएगा। यहाँ इसको अच्छी तरह से इस पॉइंट को समझने का प्रयास करें। एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए इक्वल टू एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम। यही एनएनपीएफसी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया, राइट। व्हाट हैपेंस, टोटल इनकम्स, हमारा जो टोटल इनकम्स आया, उस इनकम्स में विदेश से कमाया जाने वाले पैसे को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हमारा वो इनकम नेशनल इनकम कहलाएगा, राइट। इट इज क्लियर टू एवरीवन। देन हाउ कैन वी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए इक्वल टू एनएनपीएफसी। मतलब पहले हमारा ये था एनडीपीएफसी और इसमें एनएफआईए को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, which is national income. I think it is clear to everyone. If you have any doubt regarding this topic, you can make a call, right, or you can ask in WhatsApp group also. Thank you, have a nice day, and we will meet very soon in next video.